हेलो बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि इस बार आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें फिजिक्स के किस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हमें रिवाइज करना चाहिए फिजिक्स सब्जेक्ट को। तो यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। मैं चैप्टर्स के नाम हिंदी में भी बोलूँगा ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यूनिट फर्स्ट में आपको पता है कि शुरू के 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। ये चारों चैप्टर हमारे किस में हैं? यूनिट फर्स्ट में हैं। बच्चों ध्यान रखना, यूनिट चैप्टर नंबर जो 2 होता है इसमें से न्यूमेरिकल आने की संभावना इस बार ना के बराबर है, ना के बराबर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है बच्चों मेनली चैप्टर 3 से आ सकता है और चैप्टर 4 से आ सकता है। खासकर जो विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उस पर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हैं। और कैपेसिटेंस जो है बच्चों, कैपेसिटर, संधारित्र, ये जो चैप्टर नंबर 4 आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, इस पे बच्चों न्यूमेरिकल कंफर्म इस बार आ सकता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का वो चैप्टर नंबर 1 से आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें बच्चों 4 मार्क्स के लायक टॉपिक सिर्फ एक ही है जिसका नाम होता है पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पहले आपका यूनिट का काम मैंने पहले आपके यूनिट का जो वर्क है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6। बच्चों ये जो दोनों होती हैं चैप्टर्स, ये मिला के आपकी क्या है? यूनिट नंबर 2 है। बच्चों इन दोनों ही चैप्टर में से न्यूमेरिकल के आने की पूरी संभावना है। इसके पीछे रीज़न यही है, आपने देखा होगा इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, ठीक है। और जो टॉपिक जो थोड़ी बहुत है इसके अंदर वो लैब से जुड़ी हुई है। तो जैसे मीटर बीज हो गया, इस पर न्यूमेरिकल आपको आना ही चाहिए। किरचॉफ्स लॉ है, उस पर भी न्यूमेरिकल कंफर्म आ सकता है। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल्स को हम कहते हैं हिंदी में, उस पर भी न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसके दोनों के ही न्यूमेरिकल आप पक्का करना, ठीक है। देखो बच्चों मैं आपको भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों को 56 में से 56 मार्क्स चाहिए तो उनको तो अपनी जो आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसका हर एक एग्जाम्पल, हर एक एमसीक्यू, हर एक वीएसक्यू आना ही चाहिए। वीएसक्यू का अर्थ होता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है। बहुचयनात्मक प्रश्न एमसीक्यू आपको सभी आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो गया बच्चों हमारे पास शुरू की 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें बच्चों आप ध्यान रखना कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो 1 और 3 चैप्टर से आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की। बच्चों यूनिट नंबर जो अपनी होती है 3, उसमें आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस बात का आप ध्यान रखना। और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि इस पे न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों ही आते हैं। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, ये बहुत ही फेमस है। डेरिवेशन बच्चों आपको मैंने क्लासरूम में भी कहा था, हम जब क्लास ले रहे थे तब, कि इसमें एक तो बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सावर्ट का जो नियम है वो स्ट्रेट वायर जो होता है इसके वजह से अगर उसमें करंट फ्लो हो लेट्स सपोज, तो उसकी वजह से डी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका डेरिवेशन जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चों इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं, याद कीजिए आप, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। और परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, टोरेट का अर्थ। चैप्टर नंबर 7 में आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि इसमें स्मॉल टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे हैं, और लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में इनमें से मोस्टली क्वेश्चन
कभी न कभी हर ईयर में आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैप्टर नंबर जो 7 है इसका हर एक डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। और विथ न्यूमेरिकल विथ एग्जांपल कंप्लीटली करना है चैप्टर नंबर 7 को, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। अब बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 की। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है बच्चों, उस पर न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांस हैं इस बार, ठीक है। और जो बच्चों डेफिनेशन होती है, छोटी मोटी डेफिनेशन जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, आप ध्यान रखना। जैसे अगर आपको याद हो, नति कौन था, नमन कौन था, ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो वो डेफिनेशन बच्चों एवरग्रीन डेफिनेशन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात बच्चों, आपको याद होगा BH कर्व ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ठीक है, स्टील के लिए और उसके लिए सॉफ्ट आयरन के लिए। BH कर्व बच्चों फेमस है, और आपने नोटिस किया होगा जो BH कर्व है उसके साथ साथ जो उसमें दो डेफिनेशन दे रखी हैं, निग्राहिता और धारणशीलता, मतलब रिटेंटिविटी एंड कॉन्स्टिटिविटी। बच्चों इनकी डेफिनेशन भी आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। और बच्चों उसमें एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, द रिलेशन बिटवीन वेरियस मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे हम पढ़ चुके थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल I, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल H। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं विद्युत प्रवृत्ति काई, जो चुंबकीय प्रवृत्ति भी इसी को बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता, ठीक है। तो बच्चों इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको आने ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 9 है उस पर आमतौर पे डेरिवेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। न्यूमेरिकल पोर्शन बच्चों इसमें बहुत कम बनता है। न्यूमेरिकल आप ऐसा मानते हो मैक्सिमम कि फ्राइडे का जो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF था, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारे पास था, E=d∅B/dt, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांस हैं इस बार, ठीक है। बाकी इस चैप्टर नंबर 9 में आप कोशिश करना कि आप ओनली डेरिवेशन ही पढ़ें, इसमें न्यूमेरिकल आमतौर पे बनता नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, देखो मैं जो आपको बच्चों ये बताने जा रहा हूँ पूरा, ये बच्चों मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर है। पर देखो आपको पता है मैं भगवान तो हूँ नहीं, तो आप ऐसा मत करना कि मैंने जो बोला ओनली आप वही फॉलो करो। लेकिन 95% मान लीजिए, 95% मैं आपसे ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि मैंने जो बोला है वही होगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप इस बात को नकार नहीं सकते, तो आप कोशिश करना कि इन चीज़ों को आप फॉलो करो। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 10 है उस पर न्यूमेरिकल कंफर्म आता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट AC चैप्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत बार। तो उसका हर एक एग्जाम्पल MCQ आपको आना चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम कहते हैं वो आपको किसी भी हाल में पूरा का पूरा पढ़ना है विथ ईच डेरिवेशन। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं डेरिवेशन की, तो जो बच्चे बायो वाले होते हैं उनको डेरिवेशन इसके थोड़े से टफ लगते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना फिर भी आप पूरे डेरिवेशन आप कर सको। लेकिन मैं जो फेमस डेरिवेशन है बच्चों वो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों जो मेन टॉपिक है वो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। रेजोनेंस से हिंदी में हम कहते हैं अनुनाद, वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे पास था, याद कीजिए, बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई इसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, विशेषता गुणांक। बच्चों याद कीजिए अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने टॉपिक बच्चों आपको बताया है ये एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, बच्चों उस पर कोई
मतलब उसका जो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का, अन्योन्य प्रेरण का बच्चों, वो हमेशा आता रहता है, बहुत ही फेमस है। तो उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है इसे चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था स्व प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। वो दोनों टॉपिक बच्चों एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। तो ये बातें आपको भूलनी नहीं है। अब देखो बच्चों, बात करते हैं फिजिक्स सेकंड की। देखो बच्चों, फिजिक्स सेकंड में क्या है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश की, और जो नेचर ऑफ लाइट है जिसको हम आमतौर पे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है, या फिर हम कहें तरंग प्रकाशिकी हम जो कहते हैं इसे। बच्चों इनमें क्या होता है कि जो डेरिवेशन है, जैसे लेट सपोज डेरिवेशन यहाँ से आया तो न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 11 से आएगा तो डेरिवेशन कहाँ से आएगा, पार्ट नंबर 12 से आएगा, ठीक है। तो आपको मैं हिंट देना चाहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। बच्चों वे ऑप्टिक्स जो है पार्ट नंबर 12 तरंग सिद्धांत के आधार पे जो है, इसमें बच्चों फ्रिंज विड्थ, यंग का द्विस्लिट प्रयोग बहुत ही फेमस है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये बच्चों एवरग्रीन टॉपिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। और बच्चों बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर जो आपका मैक्रोस्कोप है, सिंपल मैक्रोस्कोप और कंपाउंड मैक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वो बच्चों दोनों ही आपको आने चाहिए। और बच्चों कंपाउंड जो टेलीस्कोप है अपना सॉरी, जो अपना रिफ्रैक्टिंग का जो टेलीस्कोप है, अपवर्तक प्रकार का जो दूरदर्शक है, वो बच्चों आपको पक्का पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करना। और बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर एक टॉपिक आपने पढ़ा था, याद कीजिए, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों वो एवरग्रीन डेरिवेशन है, एवरग्रीन डेरिवेशन है, इसको तो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। और बच्चों देखो, मैंने आपको क्लासरूम में भी समझाया था हमेशा कि जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है, जैसे स्कूल में जब सिलेबस शुरू होता है, मान लो गाँव चले जाते हैं नानी के, ठीक है, तो उन्हें अगर फिजिक्स फर्स्ट में दिक्कत है, लिंक वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बच्चों मेरा ये मानना है कि चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 और एक 17, बच्चों ये बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। तो जिन बच्चों को ओनली पास होना है, ठीक है, कि सर हमारे बस की बात नहीं है फिज़िक्स, हमें तो बस पास होना है, तो ये 4 चैप्टर उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, उनको सबसे पहले यही करनी चाहिए। अब बात करते हैं टॉपर्स की। देखो बच्चों क्या होता है, चैप्टर नंबर 13 से न्यूमेरिकल के चांस इस बार मुझे लगता नहीं कोई न्यूमेरिकल बन पाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से न्यूमेरिकल आपको वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस बार इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। और देखो बच्चों चैप्टर नंबर जो 14 है, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बच्चों कंफर्म आएगा, इस बार श्योर आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अपना आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये बच्चों बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा जो बोर मॉडल का जो डेरिवेशन है, जिसमें हमने पढ़ा था रेडियस का फॉर्मूला, कक्षक की त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, बच्चों इनके डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन चैप्टर्स का, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। देखो बच्चों चैप्टर नंबर 15 में न्यूमेरिकल्स वैसे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको पता है इस कोरोना काल के अंदर कि जो आपके टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो आपको एकदम से इन्होंने रिमूव कर रखा है, जैसे रेडियो एक्टिव डिके लो, ठीक है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इन पे न्यूमेरिकल्स आते थे, लेकिन आपके जो टॉपिक है वो हट चुके हैं, तो इसलिए आप ऐसा मान सकते हो कि इस पे न्यूमेरिकल के चांस इस पे ना के बराबर हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि चैप्टर नंबर 15 की आप ओनली थ्योरी और जो रिएक्शंस उसमें दे रखी हैं अल्फा बीटा गामा डीके की, वो पक्का आप करके जाना।
और भी टॉपिक बच्चों आपको पढ़ने हैं। मैं ओनली वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको छोड़नी नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। अच्छी परसेंटेज के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए, मैंने हमेशा बोला है, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ उनको आपको मिस नहीं करना है, और यकीन मानिए अच्छे परसेंटेज आपकी बनेगी और आप मुझे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं चैप्टर नंबर किसकी, 16 की, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल जो है वो आमतौर पे नहीं आता। चैप्टर नंबर 16 पे इस बार संभावना पूरी है कि डेरिवेशन या कोई स्मॉल क्वेश्चंस वो पूछ ले, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर बच्चों बहुत फेमस है, इसके अंदर CEC ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ओबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। PN डायोड बहुत फेमस टॉपिक है, तो ये सब आपको पढ़ने चाहिए। अब देखो बच्चों, लास्ट जो चैप्टर अपना बचता है चैप्टर नंबर 17। देखो बच्चों, इसमें वैसे तो आमतौर पे थ्योरी ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन कोशिश करना कि इसको पूरा पढ़ो आप कम्प्लीटली। और एक न्यूमेरिकल बच्चों जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से इस बार पक्का आ सकता है, वो है बच्चों लाइन ऑफ साइट का। किसका? लाइन ऑफ साइट का। जैसे बच्चों आपने सीखा था कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है, एक क्या होता है, रिसीवर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रेक्षक और अभिग्राही। याद कीजिए, तो इनके मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है, जिसको हमने कहा था लाइन ऑफ साइट। बच्चों उस पर डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप बच्चों पक्का पढ़ना। और बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, मॉड्यूलेशन, हिंदी में कहते हैं मॉड्यूलन। तो बच्चों उसमें टॉपिक आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स भूल मत जाना, म्यू इक्वल टू में AC/AM, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं मॉड्यूलन सूचकांक, ठीक है। स्मॉल m संकेत भी होता है और म्यू भी होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये सभी आपको मैंने जो बातें बताई हैं ये आपको छोड़नी नहीं है किसी भी हाल में, इनको फॉलो करना है। यकीन मानिए बी पॉजिटिव होकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके पक्का आने वाले हैं। अब देखो बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम 2 चीज़ों पे बातें करेंगे। पहली बात तो ये कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे आपको बताने थे, जो आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिए हैं कि न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या क्या करना है। दूसरा, बच्चों ने मुझसे काफ़ी पूछा था कि सर इस लॉकडाउन की वजह से हम वापस पढ़ाई में डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, हमारा पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया है, हम कैसे फिर इसको रिवाइज़ करें। तो देखो बच्चों, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप में खुद में अगर अच्छा मोटिवेशन होगा, आप खुद को अगर देखोगे अपनी तरफ कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। मैंने हमेशा क्लास में एक बात बोली है, जब आप मेहनत से अगर थक जाओ, मेहनत करने से थक जाओ, तो अपने माता पिता के चेहरे की तरफ देखना और ये सोचना कि मेरी इस पढ़ाई की वजह से अगर मेरे घर की हालात, आर्थिक हालात अगर और अच्छे होंगे, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाई करूं, ठीक है। तो यकीन कीजिए, आप सेल्फ मोटिवेट जब होंगे तो आप और अच्छा काम करेंगे, ठीक है, और देश के लिए अच्छा एक नाम कमाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और लग जाइए, हिम्मत मत हारिए। लॉकडाउन का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए और पढ़ाई करते रहिए।